चलो स्टार्ट करें। देखो आज के सेशन में हमको क्या क्या देखना, ये टोटल जो है ये मेंस ओरिएंटेड टॉपिक है। एमपीपीएससी मेंस में सबसे पहले इसी सेगमेंट से 11 मार्कर क्वेश्चन बना और क्वेश्चन ये था पॉइंट नंबर 4 कि बायोडायवर्सिटी लॉस के रीजन क्या क्या हैं, किन कारणों से बायोडायवर्सिटी जो है वो हार्म हो रही है। अभी तक जो भी आपके माइंड में बायोडायवर्सिटी का मीनिंग चल रहा हो, आप सिर्फ इतना याद रखना कि बायो का मतलब होता है लाइफ और डायवर्सिटी मतलब होता है विविधता। तो जितना ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर होगा, जितना ज्यादा सजीवों का नंबर होगा, उतनी ज्यादा आपको विविधता या उतनी ज्यादा आपको वैरायटी क्या होगी देखने को मिलेगी। बस ये दो चीजें आपको याद रखना है। अब सजीवों का नंबर ज्यादा होने का मतलब होता है प्लांट का नंबर ज्यादा होना, एनिमल का नंबर ज्यादा होना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर ज्यादा होना। लेकिन अब यहाँ क्वेश्चन क्या है, बायोडायवर्सिटी लॉस के क्या कारण है, मतलब ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जिस वजह से प्लांट के नंबर ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, एनिमल का नंबर ग्रो नहीं हो पा रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं हो पा रहे हैं। ये था क्वेश्चन। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि बायोडायवर्सिटी क्या है, इसी को देखते हैं। जो ऑलरेडी बता चुका है इसी को एक बार और देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए ये फैक्टर है, बायोडायवर्सिटी के टाइप्स कितने होते हैं। और बायोडायवर्सिटी के टाइप्स यदि आपको पता चल गए तो निश्चित रूप में बायोडायवर्सिटी और उसके टाइप से आप उसका इंपॉर्टेंस पता कर लोगे। और यदि जो कारण से लॉस हो रहा है बायोडायवर्सिटी का, तो आप कैसा ट्रीटमेंट करोगे जिससे उनका नंबर इंक्रीज हो। तो बस आप ये चीज याद रखना कि आपने कभी ना कभी ये मेथड जरूर पढ़ी होगी, इन सीटू और एक्स सीटू। ये इन सीटू और एक्स सीटू मेथड जो है ये बायोडायवर्सिटी को सेव करने की मेथड है और ये दरअसल में पॉइंट नंबर 5 में आती है। तो इतने क्राइटेरिया पे अपन को आज बात करनी है। तो चलते हैं सबसे पहली स्लाइड से। यदि हमको बायोडायवर्सिटी का मीनिंग समझना है तो सबसे पहले हमको इस चीज का मीनिंग समझना होगा। जरा जल्दी से बता दीजिए, बायोलॉजी में किसकी स्टडी करते हैं, किसे कहते हैं लिविंग। अभी अपन ने एग्जांपल डिस्कस किए, प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यही तो लिविंग है। लिविंग उन्हें कहते हैं जिसमें कौन सी चीज प्रेजेंट होती है, लाइफ प्रेजेंट होती है, बायोकेमिकल एक्शन प्रेजेंट होते हैं। अच्छे से देख लो, ये तीन टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, जो लिविंग होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। और एक वर्ड आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, बायोलॉजी में जिनकी स्टडी करते हैं उसी को बायोटेक्नोलॉजी में हम यूज करने लगते हैं। मतलब कहने का है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल हो गया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, इनको हम किस तरह से अपने फायदे में यूज करते हैं। अगर स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी, और अगर यूज करने लगे तो जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है हमारा जो टॉपिक है बायोडायवर्सिटी। तो बायोडायवर्सिटी में जो पहला वर्ड है जेब मतलब बायो, इसका मतलब ही होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, और विविधता तभी होगी जब पहले ये चीज होगी। ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि बेटा जैव विविधता कब होगी, तो आपको आंसर करना है कि सर जब उनका नंबर इंक्रीज होगा, क्योंकि जब नंबर इंक्रीज होगा तब आप एक से एक वैरायटी उनकी देख पाओगे। तो यहाँ ये तीन क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको बिल्कुल बेसिक से याद रखना है कि बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सजीवों की, बायोटेक्नोलॉजी में उन्हीं सजीवों का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज कर लेते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है बायोडायवर्सिटी, इसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी नेचर में या जितने भी प्रकृति में हमको जो लिविंग ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जो दिख रहे हैं, जब इनका नंबर ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है इनमें वेरिएशन भी ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे, और यही बायोडायवर्सिटी है। अब एक सिंपल सा वर्ड आपको याद रखना है, जो चीज अभी अपन ने पढ़ी ये चीज जरूर मेंशन कर लेना आप लोग, ये लास्ट वाला पॉइंट,
अगर कोई पूछे कि बायोडायवर्सिटी क्या है तो एक बार फिर से देख लो, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है यदि इनका नंबर आपको ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, नंबर ज्यादा से ज्यादा मिलेगा ही को ही बोलते हैं बहुलता। और जब नंबर ज्यादा होगा तो एक से एक क्या देखेंगे आप, वैरायटी, एक से एक आप ऊंचा नीचा छोटा काला गोरा ये सभी के सभी वैरायटी में इंक्लूड होगा। तो ये चीज आप सबसे पहले मेंशन कर लेना। और अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो फिर आज का पूरा सेशन आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इसमें यदि हम इनको भी छोड़ दें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, तो ज्यादातर हमारी बातें जो होंगी वो किन को लेकर होंगी, प्लांट्स को लेकर होंगी, और किन को लेकर होंगी, एनिमल को लेकर होंगी। लेकिन चूंकि आप मेंस लेवल पर जब भी रिकॉर्ड करोगे तो प्लांट्स के लिए आप ये वर्ड यूज करोगे और एनिमल के लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे। आप जरा जल्दी से बता दो, बायोडायवर्सिटी का मीनिंग किसको इंक्रीज करना है, प्लांट और एनिमल का नंबर यदि ना हो तो फिर किसको इंक्रीज करना है, फ्लोरा और फोना को इंक्रीज करना। ये भी एक क्वेश्चन है आपका, इसी वजह से इसको दिया। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये सजीव जो है ये किसने ड्रॉ किए हैं, ये सजीव जो है ये किसकी प्रॉपर्टी है, किसने डिजाइन किया है इनको, तो ये सभी के सभी इसके द्वारा डिजाइन है, ये सभी के सभी इसके द्वारा बनाए गए हैं। ये सभी के सभी को ये चीज न्यूट्रिशन देती है, मतलब प्रकृति। इसलिए नेचर को या प्रकृति को हम मदर भी बोलते हैं, क्योंकि जो जीने का सहारा दे, जो लाइफ दे, जो लाइफ को आगे बढ़ाए वो नेचर है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनेगा। मेंस में, प्रीलिम्स में तो कभी नहीं आएंगी ये चीजें। मेंस में अगर आपसे कोई भी कोई पूछे कि बायोडायवर्सिटी क्या है तो आपको ये वर्ड जरूर बोलना है। कौन सा वर्ड, पूरा बोलना जरा। इसका मतलब क्या हुआ, एक व्यक्ति है जिसका नाम है फ्रेडरिक सेंगर, ये लिख लेना कहीं साइड में। फ्रेडरिक सेंगर ने बतलाया था यदि किसी सेल से, मान लो ये सेल है, यदि किसी सेल से जेनेटिक मटेरियल निकाल दिया जाए, जेनेटिक मटेरियल निकाल दिया जाए मतलब ये है जेनेटिक मटेरियल का मीनिंग। यदि किसी सेल से जेनेटिक मटेरियल निकाल दिया जाए तो फिर वो सेल सेल ही नहीं रह गई, मतलब उसे हम कभी सेल ही नहीं बोल सकते। कहने का मतलब है कि सेल, हम किसी भी सेल को सेल तब बोलेंगे जब उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होना ही होना चाहिए। और इसको कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं अचल संपत्ति। मतलब वो चीज यदि गई तो फिर सेल सेल ही नहीं हो पाएगी। जैसे मुस्लिम, मुस्लिम के अंदर से यदि ईमान चला गया, ये उसकी अचल संपत्ति है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है ईमान, यदि वो चला गया तो फिर मुसलमान मुसलमान नहीं है। हिंदू के अंदर से यदि हम चला गया, आप सबको अपनाने की भावना चली गई तो फिर वो हिंदू नहीं है। मतलब जैसे मुसलमानों के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी उसका ईमान है, हिंदुओं के लिए हम हैं, उसी तरह से सेल के लिए जेनेटिक मटेरियल है। बिल्कुल इसी तरह से यदि नेचर से, प्रकृति से, ग्लोब से यदि ये चीज निकाल दिए जाए जो आप देख रहे हैं, कौन है ये लोग, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जितने भी आपको एग्जांपल दिख रहे हैं ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर नेचर से लिविंग ऑर्गेनिज्म निकाल दिए जाए, नेचर से यदि सजीव निकाल दिए जाए तो फिर प्रकृति की कोई वैल्यू ही नहीं है। इसका मतलब है कि प्रकृति की जो अमूल्य धरोहर है, प्रकृति की जो रियल प्रॉपर्टी है वो यही कहलाती है एनिमल का नंबर, या प्लांट्स का नंबर, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर। मतलब तीनों को एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं, बायोडायवर्सिटी। तो नेचर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में से एक होता है बायोडायवर्सिटी। और बायोडायवर्सिटी का मतलब ये चीज है, ये नेचर ने ही ड्रॉ करी है, इसलिए ये। तो आप ये याद रखना, ये सिर्फ मीन्स में चीज इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है कि फ्रेडरिक सेंगर ने किसकी डिस्कवरी करी है। और इन दोनों को एक वर्ड में कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। मतलब मैं आपसे अगर बोलूं कि किसी सेल से न्यूक्लिक एसिड निकाल दिया जाए तो फिर उसे हम कभी भी सेल नहीं बोल सकते।
मतलब न्यूक्लिक एसिड ही सेल की रियल प्रॉपर्टी, ऐसा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहां तक? आगे चलें, हाँ या ना? सबसे बेहतर ये दो इमेज हैं, इनसे आपको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि बायोडायवर्सिटी क्या है। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि ये क्या दिख रहा है आपको? ये एक स्पीसीज हो गई, ये एक जाति हो गई। इसी स्पीसीज से आप देखो कितनी सारी जातियां ड्रॉ हो सकती हैं, और ये जो जातियां ड्रॉ होंगी अगली, तो कोई किस रंग का है, कोई किस रंग का है, कोई किस साइज का है, कोई किस शेप का है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है। ये सभी की सभी दरअसल में कहलाती हैं वैरायटी। तो जब नंबर ज्यादा होगा, नंबर ज्यादा होगा, किसका नंबर ज्यादा होगा? अगर ये चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये चीज सजीव है, तो सजीवों का यदि नंबर ज्यादा होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो निश्चित रूप में उनमें क्या भी ज्यादा होगी? वैरायटी भी ज्यादा होगी। और इसी वैरायटी को देखने के लिए तो हम आप लोग जो हैं वो कहाँ जाते हैं? जू पे जाते हैं। जैसे इस इमेज से देख लो, यहाँ सांपों के आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स दिख रहे हैं। तो सांपों के आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि सांपों का आपको क्या ज्यादा दिख रहा है? नंबर ज्यादा दिख रहा है। कहने का सीधा सा मतलब है बायोडायवर्सिटी नेचर की प्रॉपर्टी है, ये सभी नेचर की प्रॉपर्टी है, नेचर ने इनको बनाया है, नेचर ने इनको इजाद किया है। तो नेचर की खासियत है कि नेचर ही इनके नंबर को इंक्रीज कराएगा, और नेचर में इनका नंबर इंक्रीज होगा तो आपको ऑटोमेटिकली एक एक अलग अलग वैरायटी देखने को मिलेगी, और यही बायोडायवर्सिटी का मेन थीम है। ये वर्ड आप याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब सारे कॉन्सेप्ट आपके यही आके दम तोड़ते हैं। आपसे कभी भी कोई पूछे बायोडायवर्सिटी, तो लास्ट में सेटिस्फाई करने के लिए आपको ये स्टेटमेंट बोलना ही बोलना पड़ेगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का नंबर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आपको वैरायटी उनमें देखने को मिलेगी, जैसे ये दो इमेजेस बता रहे हैं। याद रहेगा ये चीज? ये दो स्टेटमेंट मेंशन कर लेना जल्दी से, फिर हम आगे चलें। यहां तक कोई कठिन चीज है क्या? चलो शुरुआत करते हैं हम प्रीलिम्स की। सबसे पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में यहां से स्टार्ट होगा कि बायोडायवर्सिटी के टाइप्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले बायोडायवर्सिटी के जो टाइप्स होते हैं, ये 3 टाइप्स होते हैं। पहला जेनेटिक, दूसरा स्पीसीज, और तीसरा है इकोसिस्टम बेस। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 5 मार्कर क्वेश्चन हो जाएगा। बायोडायवर्सिटी क्या है? डिफाइन इट्स टाइप, मीन्स में 5 मार्कर क्वेश्चन। प्रीलिम्स में क्योंकि हमको प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ना है, तो जो मेन मेन चीज होगी सिर्फ मैं उसी पे फोकस कराऊंगा। तो आप इस चीज को ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करना, जो बता रहा हूं पहले तो वो याद रख लेना आप। तो चलो जल्दी से बता दो, सबसे पहला टाइप कौन सा है बायोडायवर्सिटी का? तो चलिए शुरुआत जेनेटिक्स से ही करते हैं। सबसे पहले आप सामने अगर इमेज देख रहे होंगे तो आपको आधी से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। आराम से इत्मीनान से मुझे बताओ कि आपको इस इमेज में क्या दिख रहा है? ये इमेज में क्या दिख रहा है आपको? इस इमेज में आपको क्या दिख रहा है? आराम से इत्मीनान से देखना, और आपके द्वारा दिया गया आंसर ही जेनेटिक डाइवर्सिटी को या आनुवांशिक विविधता को क्लियर कर देगा। अलग अलग आंसर आप दे सकते हो, लेकिन जो सबसे रियल आंसर होगा वो ये होगा कि ये एक स्पीसीज है, ये एक जाति है। जरा जल्दी से बता दो कौन सी जाति है ये? ह्यूमन। अरे हाँ या ना? लेकिन एक जाति में भी आप देखो वेरिएशन दिख रहा है आपको। इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि ये एक ही स्पीसीज है, ये एक ही जाति है। अरे हाँ या ना? जैसे इस इमेज को देख लो, ये एक स्पीसीज है, ये एक ही स्पीसीज है।
लेकिन एक ही स्पीसीज में ये अलग 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 वैरायटी है। ये एक ही स्पीसीज है, इनमें ये अलग अलग वैरायटी है। तो जब एक स्पीसीज में इस तरह से अलग अलग वैरायटी हो तो ये वैरायटी सिर्फ और सिर्फ पहली चीज क्या है, क्रोमोसोम किससे डिजाइन होते हैं, क्रोमोसोम किससे बनते हैं, डीएनए से और हिस्टोन प्रोटीन से। हालांकि हिस्टोन प्रोटीन की भी जरूरत नहीं है, इसको गोली मार दो। तो क्रोमोसोम किससे डिजाइन होते हैं, डीएनए से। और डीएनए किससे बनते हैं, जीन से। अब आप जरा जल्दी से बता दो, आपको सबसे लास्ट में क्या दिख रहा है, बस यही हमारा मेन आंसर है। एक ही स्पीसीज में जब आपको ये वैरायटी देखने को मिल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ इनके कारण, बस इसी को कहते हैं अपन जीन बेस डायवर्सिटी, या इसी को कहते हैं अपन जेनेटिक डायवर्सिटी। आगे लिखा है, जो आपको लिखना है वो ये लिखा है, देख लो अच्छे से। एक ही प्रजाति, इसमें जो मेन वर्ड है वो क्या चीज है, एक ही स्पीसीज। तो एक ही प्रजाति में जो जीव आ रहे हैं ये अलग अलग दिख रहे होंगे, एक से दूसरा अलग है, दूसरे से तीसरा अलग है। ये सिर्फ इसी वजह से कि इसके जीन का सीक्वेंस अलग है, इसके जीन का सीक्वेंस अलग है, इसके जीन का सीक्वेंस अलग है। जैसे आप लोग कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, तो ये दरअसल में वैरायटी क्यों है, क्योंकि आप सबके ये चीज का सीक्वेंस जो है, मतलब जीन का जो सीक्वेंस है वो अलग अलग है। तो मेन चीज आप यही याद रखना। अब इसमें एक छोटी सी चीज मुझे बतानी है कि साइंस की जिस ब्रांच में हम क्रोमोसोम, डीएनए, जिसको हेरिडिटी मटेरियल कहते हैं, और हेरिडिटी मटेरियल या जेनेटिक मटेरियल किससे मिलकर बनता, जीन से। ये तीनों का अध्ययन साइंस की जिस ब्रांच में करते हैं इसे कहते हैं जेनेटिक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आनुवांशिकी। तो ये पहला क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स का ये हो गया कि आनुवांशिकी में किसकी स्टडी करते हैं, जल्दी से बता दो कौन कौन सी तीन चीजें। अब आप मुझे बताओ कि इसमें सबसे लास्ट में कौन आ रही है। तो ये क्वेश्चन हो गया कि आनुवांशिकी की एकलक इकाई किसे कहते हैं, आनुवांशिकी की सिंगल यूनिट, जल्दी से बता दो किसे कहते हैं। जीन के कारण जो वेरिएशन देखने को मिलता है, बताओ उसे क्या कहेंगे, कौन सी डाइवर्सिटी। और ये जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए मेन चीज क्या रिस्पॉन्सिबल है, ये हो गया। तो जो मेन चीज है उसमें ये है एक स्पीसीज, एक स्पीसीज में जो वेरिएशन है वो किसके कारण है, जीन के कारण। पहली चीज एकदम क्लियर। आप चलते हैं दूसरी, ये क्या दिख रहा है आपको, स्पीसीज में सीधी सीधी सी आपको चीज याद रखना है कि एक ये स्पीसीज हो गई, मतलब एक ये जाति हो गई, और दूसरी कोई और जाति हो गई। मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी में आपको दो जातियां मिलेंगी, और एक जाति दूसरी जाति से जो डिफरेंट दिखेगी। जैसे आप यहां देखें, ये बटरफ्लाई दिख रहा है और ये क्रोकोडाइल दिख रहा है। अब आप बताओ दोनों में जो जो वेरिएशन है यही कहलाती है स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। मतलब जब आप दो जातियों में साफ साफ अंतर कर पाए, और ये दो जातियों में जो भी अंतर है साफ साफ, ये स्पीसीज डाइवर्सिटी के अंतर्गत आता है। मतलब यहां पर दो जातियों में होगा, और यहां एक ही जाति में आपको जो ये डिफरेंस दिख रहा है ये किस लेवल पर है, जेनेटिक लेवल पर है। तो अब अपन चलते हैं, ये वाला चीज लिख गई है। अब आप देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्पीसीज से आते हैं। कैसे आते हैं, सबसे पहले आपको देख लो, ये एक अलग स्पीसीज हो गई और ये एक अलग स्पीसीज हो गई। इन दोनों में वेरिएशन देख पा रहे हो आप, ये वेरिएशन ही दरअसल में कौन सी चीज कहलाती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स का आपका ये हो गया कि स्पीसीज डाइवर्सिटी जो होती है वो किन किन के बीच में साफ साफ आपको डिफरेंस क्लियर कराती है। तो दो स्पीसीज के बीच में साफ साफ अंतर क्लियर कौन सी कराती है, निश्चित रूप में स्पीसीज। यहाँ दो मेन वर्ड है ये, दो स्पीसीज के बीच में। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि सबसे ज्यादा, मैंने आपको पढ़ाया था, बताओ सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी कहाँ मिलती है,
वर्ल्ड लेवल पर मैं बात करूं तो मैंने ऐसा कुछ बताया था आपको, ये वाला रीजन बताया था, इक्वेटर, यही ब्राजील पड़ता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पड़ता है। अच्छे से सेट कर लो माइंड में, हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ जो आपको बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है वो यही वाली है, स्पीसीज बायोडायवर्सिटी। मतलब सबसे ज्यादा आपको इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी, सबसे ज्यादा एनिमल जो भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के होंगे ये आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एक से एक पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, उनकी वैरायटी देखने को मिलेगी, एक से एक एनिमल देखने को मिलेंगे, एक से एक उनकी वैरायटी देखने को मिलेगी। तो सबसे ज्यादा स्पीच डाइवर्सिटी जल्दी से बता दो कहाँ पाई जाती है? इक्वेटर रीजन में, मतलब भूमध्य रेखा पर। तो अगर आपको ये चीज पता चल गई तो इसी चीज को इंडिया में भी पूछेंगे कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो डाइवर्सिटी पाई जाती है वो डाइवर्सिटी ये सेकंड वाली ही होती है। सेकंड वाली कौन सी? स्पीसीज। बताओ इंडिया में स्पीस डाइवर्सिटी आपको कहां देखने को मिलेगी? मतलब जहां ज्यादा से ज्यादा एनिमल का नंबर, उसकी वैरायटी, प्लांट का नंबर, उसकी वैरायटी कहां देखने को मिलेगी? और ये मानसूनी प्रदेश का मतलब सीधा सीधा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न हिमालय की ओर इशारा है। वेस्टर्न घाट मतलब पश्चिमी, क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट ही ना, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, यहां सबसे ज्यादा इंडिया में बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। याद रखिएगा जितनी चीजें बता रहे हैं ये सब प्रीलिम्स है, क्योंकि मेंस में और भी डिटेल करना है इनको, लेकिन प्रीलिम्स में इतने से काम हमारा चल जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं सबसे लोएस्ट बायोडायवर्सिटी कहां पाई जाती है? और जो सबसे लोएस्ट बायोडायवर्सिटी है वो स्पीसीज वाली ही होती है, यहां पाई जाती है पोलर रीजन में। और पोलर रीजन के बाद कहां और कम होगा नंबर? तो याद रखना रेगिस्तान मतलब डेजर्ट में। तो सबसे पुअर जो है बायोडायवर्सिटी, मतलब यहां आपको बहुत कम इस तरह के एनिमल मिलेंगे देखने को, और यहाँ प्लांट तो जनरली होते ही नहीं है। तो इस तरह से सबसे कम आपको स्पीसीज देखने को मिलेगी पोलर रीजन में। थोड़ा सा उससे ज्यादा आपको मिल जाएगी रेगिस्तानी मतलब डेजर्ट रीजन में। तो आप ये दो वर्ड जरूर याद रखना कि इन दो रीजन में बायोडायवर्सिटी सबसे लेस होती है। कौन सी बायोडायवर्सिटी सबसे लेस होती है? सेकेंड नंबर की स्पीसीज। याद रहेगा ये चीज, ये जरूर मेंशन कर लेना ये पूरे पॉइंट। तो बताओ एक स्पीसीज में डिफरेंस किसके कारण है? जीन के कारण। दो स्पीसीज में डिफरेंस किसके कारण है? स्पीसीज के कारण। सबसे ज्यादा कहां होगी? अच्छे से देख लो। सबसे कम कहां होगी? इंडिया में कहां होगी? ये चीज। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, स्पीसीज बायोडायवर्सिटी जो होती है ये एक अलग स्पीसीज है और ये एक अलग स्पीसीज है। बताओ किस बेस पे ये आती हैं आगे? कौन कौन सी चीज इस पे फैक्टर डालते हैं स्पीसीज डायवर्सिटी के लिए? एक तो जनक मतलब प्रोजेनी, ये अपने जो बच्चों को जन्म देंगे निश्चित रूप में वो एक स्पीसीज होगी, ये अपने बच्चों को जन्म देंगे वो अपनी स्पीसीज होगी। तो प्रोजेनी ही दरअसल में किसको आगे बढ़ाती है? स्पीसीज डाइवर्सिटी को। लेकिन इसमें कई बार क्लाइमेट भी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लाइमेट के कारण भी स्पीसीज जो है वो अलग अलग हो जाती है। तो जैसे ये चीज जो है ये सब हम मीन्स में पढ़ेंगे, ऑलरेडी आपको सर पढ़ाएंगे, अभी प्रीलिम्स में आपको ये मेन फैक्ट याद रखने हैं। अब चलते हैं वो चीज जिस पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। एक बार फिर से देख लो, दो स्पीसीज के बीच वैरायटी कौन सी डायवर्सिटी में आएगा? स्पीसीज में। ये सबसे खतरनाक है। बताओ सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है? अब ये मत बोलना कि सर ये पढ़ा नहीं है कभी, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको बनना चाहिए। सबसे ज्यादा या सबसे बड़ा इकोसिस्टम जो है वो ये है, इसमें अपन ने मेंशन किया कहीं, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र, अभी परेशान मत होना ये आगे मैं बताऊंगा, समुद्र है मतलब मैराइन रीजन है। तो ये जो आप देख रहे हैं रेगिस्तान, ये एक पारिस्थितिक तंत्र है। ये जो आप देख रहे हैं मैंग्रोव, ये एक पारिस्थितिक तंत्र है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब वन, ये एक पारिस्थितिक तंत्र है। कोरल रीफ पारिस्थितिक तंत्र है।
आर्द्र भूमि पारिस्थितिक तंत्र है, एस्चुरी बनती है पारिस्थितिक तंत्र। मतलब मेन वर्ड आपके दिमाग में आ गया होगा। अब आप मेरे को बताओ, रेगिस्तान में कौन रहता है? जैसे एक स्पीसीज का नाम है जंगली गधा। अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जंगली गधा कहां रहता है? डेजर्ट में। मतलब उसका हैबिटाट कहां है? डेजर्ट। अब आप मेरे को एक बात बताओ, समुद्र में कौन रहता है? फिश रहती हैं। और जितनी भी फॉल्स फिश है स्पेशली, वो सब मैराइन वाटर में रहती हैं, याद रखना। तो फॉल्स फिश जो है वो कहां रहती हैं? समुद्र में। अब आपको देखने में जरूर लगेगा कि ये एक अलग स्पीसीज है और ये एक अलग स्पीसीज है। ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं। जंगली गधा एक अलग स्पीसीज है और ये एक अलग स्पीसीज है। लेकिन स्पीसीज डायवर्सिटी में यदि एक चीज और हम जोड़ दें, हैबिटाट, आवास, तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट, तो जंगली गधा डेजर्ट में रहता है, मतलब यहां उसका आवास है। फॉल्स फिश समुद्र में रहती है, मतलब ये उनका आवास है। तो इस तरह से ये स्पीसीज डायवर्सिटी नहीं हुई, ये हैबिटाट के बेसिस पर हो जाती है इकोलॉजिकल डायवर्सिटी। ये चीज जब हम आवास के स्तर पर देखते हैं, जैसे बताओ डेजर्ट, प्रेरी में कौन होगा? प्रेरी में कौन से जीव होंगे, कौन से प्लांट होंगे? टुंड्रा में कौन से जीव होंगे, कौन से प्लांट होंगे? तो इनमें जो डायवर्सिटी होगी जीवों में या प्लांट में जो वेरिएशन होंगे, वो स्पीसीज माने जाएंगे कि वो दरअसल में इकोसिस्टम पे बेस माने जाएंगे? इकोसिस्टम। जब भी आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैबिटाट पर होकर बात करेंगे कि वो कहां रहता है, तो फिर ये स्पीसीज में नहीं, ये किस में काउंट होगा? ये हमेशा इकोसिस्टम में ही काउंट होगा। तो ये आप सेगमेंट जरूर मेंशन कर लीजिएगा, ये सबसे खतरनाक चीज है। क्या खतरनाक चीज है? आप क्वेश्चन देख, मतलब एक चीज देख लो, एक समुदाय के जीव जंतु और वनस्पति। यहाँ एक समुदाय का मतलब डेजर्ट की तरफ इशारा है कि डेजर्ट में जैसे कैक्टस पाया जाता है, डेजर्ट में जैसे जंगली गधा पाया जाता है। और दूसरे समुदाय के जीव जंतु, या दूसरे समुदाय का मतलब है या तो ये चीज हो जाए, या तो ये चीज हो जाए, या तो ये चीज हो जाए, या तो ये चीज हो जाए। मतलब इकोसिस्टम, दो अलग अलग इकोसिस्टम के बीच के एनिमल में या प्लांट्स में जो वेरिएशन होंगे ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट, मतलब उनके रहने के आधार पर या जहां पर वो रहते हैं, सरवाइव करते हैं, उस तरह से वो हो जाएगी इकोलॉजिकल या इकोसिस्टम डायवर्सिटी। सबसे ज्यादा मीन्स में ये पूछी जाती है, सबसे ज्यादा मीन्स में। और मीन्स में सिर्फ और सिर्फ इन वर्डों पर ध्यान दिया जाता है कि स्टूडेंट ने वो चीज लिखी है जो रियलिटी है कि नहीं है। जरा जल्दी से बताओ, इसमें मेन वर्ड क्या था? इसमें मेन वर्ड है ये चीज। यहाँ समुदाय का मतलब ही होता है कि जिस समुदाय में, मतलब जिस रीजन में रह रहे होंगे, मतलब ये चीज हैबिटाट, ये है मेन चीज। तो एक समुदाय एक हैबिटाट में रह रहा होगा, एक इकोसिस्टम में, दूसरा जो है वो दूसरे इकोसिस्टम में रह रहा होगा। तो इकोसिस्टम के बेस पे यदि हम बात करें, तो फिर एनिमल में जो वेरिएशन आते हैं वो ये कहलाते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखना इंपॉर्टेंट है। और जब भी आप इकोसिस्टम की डायवर्सिटी को डिफाइन करेंगे तो इनके बारे में जरूर बताएंगे, क्योंकि यही तो दरअसल में इकोसिस्टम है। और यहाँ जो एनिमल और प्लांट पाए जाते हैं, इनमें जो वेरिएशन है, इसी को इकोसिस्टम वैरायटी बोलते हैं। याद रहेगा ये चीज? आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला, केवल देख लो, कभी आएगा नहीं आपको, कि इकोसिस्टम डायवर्सिटी जो है वो क्यों उत्पन्न होती है। जैसे जंगली गधा आपको अलग दिखता है और समुद्री फिश आपको अलग दिखती है, तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ये किस बेस पे है? किस बेस पे है? एग्जैक्टली, एनवायरमेंट कंडीशन के बेसिस पर दरअसल में ये डिफरेंस हो पाया है इकोसिस्टम में। एक बार फिर से बता दो, कहानी खत्म करें। मेन वर्ड जो बोल रहा हूं वो ध्यान रखना आप। एक ही स्पीसीज में जो वैरायटी है, जेनेटिक, दो स्पीसीज में जो वैरायटी है, और दो स्पीसीज हैं लेकिन वो रह रही हैं अलग अलग जगह पर, तो ये कौन सा क्राइटेरिया हो गया डायवर्सिटी का? ये वाला। बस ये याद रखना आप। आगे चले, मेंशन हो गया ये एस्चुरी क्या कहलाती?
एस्चुरी क्या कहलाती है? सबसे बड़ी एस्चुरी कहाँ है देख लेना, क्वेश्चन आया है अभी छत्तीसगढ़ पीएससी में। हाँ, अब क्या पढ़ने वाले हैं, जल्दी से बता दो। एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में आजकल यहां से पूछते हैं, लेकिन वो आप ऐसे ही बना देते हो। आप इस लैंग्वेज को जरा सुनना, ये मेंस में 5 मार्कर का आता है, याद रखना। वो सबसे ज्यादा चांस है इसके आने के। अब मेरे को सबसे पहले आप बताओ कि इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तब इंपॉर्टेंस का मतलब समझ में आएगा। बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा उनमें वैरायटी होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा हुआ, बायोडायवर्सिटी के इंपॉर्टेंस का मतलब होता है कि जितना ज्यादा प्लांट्स होंगे, जितना ज्यादा एनिमल होंगे, जितना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, तो इससे क्या फायदा होगा। आप खुद ही देख लो नेक्स्ट स्लाइड में कि प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या फायदा होता है, ये क्या देते हैं हमको। जितनी चीजें लिखी हैं इन 2 स्लाइड में प्रीलिम्स के फैक्ट लिख दिए। सबसे पहले आप मेरे को बताओ, पेड़ पौधों से क्या मिलता है आपको? सबसे पहले पेड़ पौधों से आपको फूड मिलता है खाने के लिए, स्टार्च मिलता है, फ्यूल मिलता है, लकड़ी मिलती है आपको, और कुछ रेशे फाइबर मिलते हैं। लो, ये है बायोडायवर्सिटी का इंपॉर्टेंस। मतलब जो प्लांट एनिमल का इंपॉर्टेंस है वही बायोडायवर्सिटी का इंपॉर्टेंस। अब दूसरी जो चीज, रेगुलेटिंग क्लाइमेट वेस्ट। आपने सुना होगा कि वातावरण में किसका परसेंटेज ज्यादा है जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? CO2। प्लांट्स इसी गैस को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, और इसको ट्रैप करके कौन सी चीज रिलीज करते हैं? तो ये भी तो बायोडायवर्सिटी का इंपॉर्टेंस हुआ, प्लांट का प्रोडक्ट है, मतलब बायोडायवर्सिटी इंपॉर्टेंस है। एक जो पेड़ होता है, याद रखिएगा, वो 30 AC के बराबर होता है। 30 AC के जितनी कूलिंग इज इक्वल्स टू 1 ट्री कूलिंग। तो किसको ये कंट्रोल कर रहा है? ये क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहा है। एक पेड़ को लगाते हैं तो वो इतनी इंप्योरिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है जितनी इंप्योरिटी का खर्च 1 साल में 1 करोड़ आता है। मतलब पोल्यूशन को भी कैप्चर करते हैं प्लांट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्लांट की मदद से ही कौन सी प्रोसेस हो पाती है, जल्दी से बता दो? पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन सबसे ज्यादा कौन करता है? मधुमक्खियां। और सेकंड नंबर पर आ जाते हैं कीट, और तीसरे नंबर पर आ जाते हैं पक्षी। मतलब मधुमक्खियां खुद जो है वो क्या है? कीट है, इंसेक्टा है। तो याद रखना, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो पॉलिनेशन से होता क्या है? पॉलिनेशन के कारण ही बनता है सीड, और सीड से क्या बनता है? पौधा बनता है। ये चीज परागण। तो परागण जो है वो किसकी मदद से हो पाता है? कीटों की मदद से हो पाता है और पेड़ पौधों की मदद से हो पाता है। तो ये इंपॉर्टेंस है। वाटर प्यूरिफिकेशन होता है पेड़ पौधों की मदद से, हमने देख लिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है, जब आपका दिमाग खराब होता है तो आप आउटिंग में चले जाते हो। आउटिंग में जाते हो तो नेचर के, दरअसल में जहाँ हरियाली है, जहाँ पर गार्डन है, इसी चीज को देखकर आपको क्या मिलता है? सुकून मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल है, मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंपॉर्टेंस का, कि जब भी आपका मन उदास होता है, आप आउटिंग वगैरह पे निकल जाते हो, पेड़ पौधों को देखते हो, जीव जंतुओं को देखते हो, तो आपको अच्छा लगता है, मतलब मन प्रफुल्लित होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंस है। जितने भी जीव जंतु हैं ये सब मरते हैं तो लास्ट में क्या बन जाते हैं? ये सब बैक्टीरिया और फंगस से डिकम्पोज होकर सॉइल बन जाते हैं। तो सॉइल फॉर्मेशन भी दरअसल में क्या है? बायो बायोडायवर्सिटी का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। मतलब कहने का ये हुआ, मुद्दे की चीज सुनना, जो जो चीजें पेड़ पौधे आपको देते हैं, मतलब जो चीजें पौधे आपको देते हैं, जो चीजें आपको जंतु देते हैं, जो चीजें आपको सूक्ष्म जीव देते हैं, यही है दरअसल में बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस। ये चीज अब आप ये क्वेश्चन जब भी देखेंगे तो आप खुद ही क्लियर कर लेंगे कि इनमें से कौन सा बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस है। सबसे ज्यादा जो पूछते हैं वो ये है सॉइल फॉर्मेशन, सबसे ज्यादा पूछते हैं ऑक्सीजन प्रोडक्शन, और सबसे ज्यादा पूछते हैं ये चीज। लेकिन आजकल ट्रेंड में आ गई है ये चीज कि बायोडायवर्सिटी का इनमें से सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, इंपॉर्टेंस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? तो ये वाला पॉइंट।
बताओ जू हम जा रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि जू में हम, अच्छा जू में कौन सी डाइवर्सिटी होगी? अच्छे से याद रखना, स्नेक वाले चेंबर में हम घुसते हैं तो स्नेक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो ये हो गई जेनेटिक। स्पीसीज तो बिल्कुल भी मत बोलना, रियल में स्पीसीज ही राइट आंसर है कि हाथी, शेर, भालू, बंदर, चीते ये सब देखने जाते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी ही देखने जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप इंदौर में एक जू है ना यहाँ पे, जैसे ही आप सबसे पहले एंटर करते हैं तो आप जेनेटिक डाइवर्सिटी से रूबरू होते हैं, क्योंकि वो पहले ही बना रखा उन्होंने सांप वाला, ये याद रखना। तो ये चीज समझ में आ गई। बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस रियल मायने में किसका इंपॉर्टेंस है? पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों का इंपॉर्टेंस है। अच्छे से पढ़ लेना, मीन्स में काम आएगा। क्या लिखी हेडिंग? बायोडाइवर्सिटी लॉस के रीजन। बायोडाइवर्सिटी का मतलब प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नंबर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या देखने को मिलेगी? वैरायटी, वेरिएशन। क्या रीजन है कि प्लांट का नंबर कम होता जा रहा है? क्या रीजन है कि एनिमल का नंबर कम होता जा रहा है? इनको छोड़ दो अभी। और अगर नंबर कम होता जाएगा तो निश्चित रूप में क्या भी कम होती जाएगी? वैरायटी। और वैरायटी कम होती जाएगी, इसी को कहते हैं बायोडाइवर्सिटी क्या हो गई है? कम। लो खत्म के, ये है। जैसे ही अपन आगे चलेंगे आपको जो मेन चीज याद रखना है कि वो कौन कौन से रीजन है जिस वजह से प्लांट और एनिमल का नंबर कम होता जा रहा है। शुरुआत करते हैं प्रीलिम्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्वेश्चन से। आराम से पढ़ो और मुझे बताओ कौन सी मेजर प्रॉब्लम है जो डायवर्सिटी लॉस के लिए नंबर 1 पोजीशन पर आती है। आराम से दोनों पॉइंट पढ़ लो और फिर बताओ बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए सबसे बड़ा कारण, सबसे मेन रीजन, सबसे प्रमुख कारण कौन सा है? डिफॉरेस्टेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ये चीज ज्यादा हो रही है। नो 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 नो, अच्छे से समझ लेना, ये बेसिक है। जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा रीजन है, पॉपुलेशन ग्रोथ। बिल्कुल सबसे बड़ा रीजन है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। मतलब आपसे कोई सिर्फ इतना पूछे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस के रीजन बताइए, आपको कहना सर मैं सबसे बड़ा ही बता सकता हूं, और सबसे बड़े की शुरुआत आपको यहां से करनी है। ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि। अब आप खुद देख लो जनसंख्या वृद्धि से क्या हो रहा है? जनसंख्या वृद्धि से जो प्रोजेनी है वो ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं, बच्चे ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं। अब बताओ बच्चे ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं तो इन बच्चों को रहने के लिए घर चाहिए। घर कहां बनाएंगे? सिटी में तो जगह ही कम पड़ रही है, तो निश्चित रूप में चलेंगे जंगल। अब बताओ जंगल में पहुंचे हम तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम पेड़ पौधों को कट करेंगे। तो पेड़ पौधे कट करेंगे, इसको क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन। मतलब जिसको आप बोल रहे हो डिफॉरेस्टेशन, मतलब वनों की कटाई। आप खुद बताओ ये प्रॉब्लम कहां से है आई? एग्जैक्टली अब आपने पहले नंबर पे किया डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन करके आप क्या करोगे? यहाँ आपने जंगल काट दिया, मतलब पेड़ पौधों का नंबर कम कर दिया, मतलब बायोडाइवर्सिटी कम कर दी। अब आप यहाँ सिटी बनाओगे। सिटी बनाने को क्या बोलते हैं? मतलब घर बनाओगे बहुत सारे, ये घर बनाओगे बहुत सारे, तो इसको शायद अर्बनाइजेशन बोलते हैं। तो क्या बताओ बायोडाइवर्सिटी लॉस में अर्बनाइजेशन का रोल है, शहरीकरण का रोल है? अरे हाँ ना भाई, घर बने हैं आपके जंगलों में पेड़ों को कट करके, निश्चित रूप में। अब बताओ ये जनसंख्या जो है ये यहाँ रहने आएगी, तो निश्चित रूप में ये जनसंख्या यहाँ रहने आएगी तो इनको प्रोडक्ट भी तो चाहिए डेली यूजेस के लिए। तो हमको जंगलों में ही, अब चूंकि जंगलों में हमने सिटी बनाई है तो थोड़ी दूर पे हमको फिर से जंगलों में जाना पड़ेगा, फिर से पेड़ों को कट करना पड़ेगा और फिर हमको बनाना पड़ेगा इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्रियां बनानी पड़ेंगी। इंडस्ट्रियां बनानी पड़ेंगी मतलब फैक्ट्रियां बनानी पड़ेंगी। मतलब फैक्ट्रियां जहां बहुत ज्यादा होती हैं उसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियलाइजेशन। मेन चीज आप याद रखना, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि बायोडाइवर्सिटी लॉस का सबसे बड़ा कारण नो डाउट डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ों का कटना है, नो डाउट शहरीकरण है, नो डाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन है, क्योंकि ये तीनों के तीनों काम जंगलों को कट करके ही हो रहे हैं। लेकिन ये तीनों के तीनों काम इसके कारण हो रहे हैं, तो सबसे बड़ा रीजन ये है, ये आपको ध्यान रखना है।
मेन रीजन, सबसे बड़ा रीजन ओवर पॉपुलेशन। ये मेंस में आंसर ऐसे लिखे जाते हैं। मेंस में अगर आप सिर्फ ये लिख दोगे कि ओवर पॉपुलेशन के कारण डिफॉरेस्टेशन, देन अर्बनाइजेशन, देन इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो नंबर मिलेंगे, लेकिन उस स्टूडेंट को और अच्छे नंबर मिलते हैं जो इसका एग्जांपल देता है कि एशिया में जो 65% ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे वो खत्म कर दिए गए हैं। मतलब एशिया में जो इक्वेटर रीजन पर जो भी फॉरेस्ट आते थे वो कितने परसेंट खत्म कर दिए गए हैं फॉरेस्ट? तो पता 65% फॉरेस्ट खत्म कर दिए गए हैं। इसका मतलब है 65% क्या खत्म कर दिए गए हैं? वर्ल्ड लाइफ एनिमल का हैबिटाट। क्योंकि वन्य जीव कहाँ रहते हैं? वनों में रहते हैं। तो वन अगर आपने नष्ट कर दिए तो निश्चित रूप में इनका आवास नष्ट कर दिया, ये भी खत्म कर दिया। एक व्यक्ति है रोनाल्ड कॉट। रोनाल्ड कॉट का मानना है कि यदि आप एक पेड़ को कट करते हैं, ये मीन्स में लिखने में बहुत काम आता है, यदि आप एक पेड़ को कट करते हैं तो आप 15 स्पीसीज को मिटा देते हैं, 15 जातियों को आप खत्म कर देते हैं। मतलब कहने का है डिफॉरेस्टेशन से बताओ किसका नंबर कम होगा? प्लांट का नंबर तो कम होगा, प्लांट डाइवर्सिटी तो कम होगी, लेकिन इस पेड़ पे जो तोते हैं, इस पेड़ पे जो सूक्ष्म जीव हैं, इस पेड़ की पत्तियों को जो जीव खाते हैं, एनिमल खाते हैं, वो इस पेड़ के कटने पर वो भी क्या हो जाएंगे? वो भी कुछ समय बाद क्या हो जाएंगे? खत्म। मतलब डिफॉरेस्टेशन से पहले प्लांट डाइवर्सिटी जाती है, फिर एनिमल डाइवर्सिटी निपट जाती है। याद रहेगा ये चीज? तो बताओ पहला मेन रीजन क्या निकल के आया? ओवर पॉपुलेशन। दूसरा रीजन सलमान खान नहीं, दूसरा रीजन में सलमान खान बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मूवी है, तुमने देखा होगा, मैया यशोदा, है ना? जनरली गर्ल्स, हम लोग हमारे समय का ट्रेंड बता रहे, 2000 से 2010 के बीच में गर्ल्स से बोलो कि कौन से गाने पर डांस करोगी एनुअल फंक्शन में, तो हमेशा यही बोलती थी मैया यशोदा। तो जिस मैया यशोदा की बात कर रहे हैं, जब शूटिंग हो रही थी तो उसी समय सलमान खान, सोनाली बेंद्रे और पूरी स्टार कास्ट ने इसको मार दिया था। तभी से दरअसल में ये काफी ज्यादा लाइमलाइट में थे। तो अब आप मेरे को एक बात बता दो, अब जो इस पेज में हम बात कर रहे हैं, यहाँ बायोडाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पर एनिमल बायोडाइवर्सिटी को है। तो जरा जल्दी से मेरे को एक बात बता दो कि जानवरों का क्या किया जाता है? ये शिकार टंग ऑफ टेस्ट के लिए होता है, जीभ के स्वाद के लिए होता है। लेकिन यदि हम शिकार इसके लिए ना करें, टंग ऑफ टेस्ट के लिए ना करें, इसके लिए करें, इसके लिए करें, मतलब इंटरनेशनल मार्केट पे जो लाखों करोड़ों दे, तो फिर इसको कहते हैं ये चीज अवैध शिकार। चाहे कुछ भी हो, चाहे शिकार करो चाहे अवैध शिकार करो, मुद्दे की चीज बताओ, किसको मार रहे हो आप? हिरण, मतलब एनिमल को मार रहे हो, तो एनिमल को मारोगे तो इनका नंबर कम होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एनिमल डाइवर्सिटी के कम होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो आपको पहले नंबर पे ये बोलना है एनिमल डाइवर्सिटी के कम होने का सबसे बड़ा रीजन हंटिंग है, शिकार है। मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो इधर देख लो, बाघ विलुप्त हो गए हैं पूरी तरह से इंडिया से। क्यों? यही है कारण, हंटिंग। और हंटिंग क्यों? क्योंकि इनकी खाल इंटरनेशनल मार्केट में लाखों करोड़ों की मिलती है। सांप देखने को नहीं मिल रहे हैं आज, क्योंकि सांप यहां आ रहे हैं। ये सांप यहां आ गए, पर्स में लेके घूम रही लड़कियां, क्योंकि पर्स जो होता है उसकी जो आउटर शेल होती है वो किससे बनती है? स्नेक से बनती है। मतलब जितने भी स्नेक हैं उनकी खाल रखी हुई है, उनकी चमड़ी रखी हुई है, इसी से बनते हैं दरअसल में प्रोडक्ट। मतलब एनिमल, याद रखिएगा, बायोडाइवर्सिटी के कम होने का मेन रीजन ये है हंटिंग। तो ये मेन चीज है। और अच्छा, इसी वजह से क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जानवरों का शिकार कर रहे हैं। जैसे ये शिकार किया तो शेर को समाप्त कर रहे हैं, इनको समाप्त कर रहे हैं। तो साल 1983 में इसके लिए एक समझौता हुआ था, उसे कहते हैं साइट्स। साइट्स में क्या कर सकते हैं, मतलब 1983 में समझौता हुआ था देशों के बीच। तो आप इंटरनेशनल लेवल पर आप जानवरों की ये चीज और ये चीज का व्यापार नहीं कर सकते, मतलब कोई देश व्यापार नहीं करेगा, खरीद फरोख्त नहीं होगी देशों के बीच में। क्यों? क्योंकि अगर ये चीज बेची और खरीदी जाती है तो बताओ किसका नंबर कम होता है? एनिमल का। और एनिमल किसकी प्रॉपर्टी है? नेचर की। तो कहीं ना कहीं इनको मारकर हम नेचर को दुखी कर रहे हैं। तो नेचर को हम दुखी नहीं करना चाहते, इसलिए वन्य जीवों के अंगों के व्यापार को रोकने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा समझौता है साइट्स।
सबसे बड़ा समझौता है। इसी वजह से आप आज देख रहे हो कि हाथियों के दांत नहीं वो बिकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन आप बोलो सर वीरप्पन, तो ये चोरी छुपे होती हैं चीजें। असल मायने में इनके लिए एक समझौता बना है साइड कि दुनिया का कोई भी देश इनको खरीदेगा बेचेगा नहीं, लेकिन चोरी छुपे सब काम होते हैं। याद रहेगा चीज। हरित क्रांति कब आई इंडिया में? बायोडाइवर्सिटी शब्द सबसे पहले किसने दिया? रोजन ने। और अगले साल किसने दिया? विल्सन। विल्सन ने यही बताया था। ईओ विल्सन जिन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था, यही बायोडाइवर्सिटी के पिता भी हैं, याद रखना। 1986 में इन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया था। यूएसए में एक कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वो यही पॉइंट बता रहे थे। वो ये बता रहे थे, ईओ विल्सन एंटोमोलॉजिस्ट थे, कीट विज्ञानी थे, तो वो ये बता रहे थे कि जितने भी कीट हैं, कीट का मतलब जिनके कितने पैर होते हैं? 6 पैर, मतलब मच्छर और मक्खी। इस चीज के इस्तेमाल से, देखो ये चीज, ये क्या दिख रही है तुमको? किसान क्या बिखरा रहा? किसान क्या बिखरा रहा? किसान क्या बिखरा रहा? तो किसान जो ये बिखरा रहा, इसको कहते हैं यूरिया। ये जो चीज है इसको कहते हैं पेस्टिसाइड्स, मतलब डीडीटी। और इसी को एक वर्ड में आप बोल सकते हो रसायन। और जितने भी रसायन होते हैं ये पहली बार इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर में देखने को मिले ग्रीन रेवोल्यूशन से, हरित क्रांति से। मतलब हरित क्रांति से पहले रसायनों का उपयोग होता रहा होगा, 5% मैक्सिमम होता रहा, लेकिन हरित क्रांति के बाद 1966-67 के बाद से रसायनों का हिंदुस्तान में 90% यूज होने लगा। एंटोमोलॉजिस्ट ईओ विल्सन यही बता रहा है कि रसायनों के उपयोग से ये मर जाते हैं। जल्दी से बताओ, अगर कीट मर गए मतलब कीटों की डाइवर्सिटी क्या हो गई? अब बताओ, कीट किन का भोजन है? कीटों को कौन खाता है? तो अगर कीट मर जाएंगे, कीटों का नंबर कम होगा, तो कीटों का नंबर कम होगा, इसका मतलब किसका नंबर कम होगा? पक्षियों का। पक्षियों का नंबर कम होने से क्या होगा? पॉलिनेशन के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो निश्चित रूप में अगर पक्षियों का नंबर कम होगा तो पॉलिनेशन कम होगा। पॉलिनेशन कम होगा मतलब परागण कम होगा, तो पौधे के बीज जो है वो कम बनेंगे। और पौधे के बीज अगर कम बनेंगे मतलब पौधे कम बनेंगे। पौधे कम बनेंगे इसका मतलब है फसल कम बनेगी, और फसल कम बनेगी मतलब भूखमरी। लो, कहां से कहां जोड़ा बंदे ने। और ये सब चीजें जो हो रही हैं, मतलब इंसान को आगे चल के ये समस्या होगी। बताओ ये समस्या किस वजह से हुई है? किन के उपयोग से? तो रसायनों के उपयोग ने किन की जैव विविधता को कम कर दिया? कीटों की। ये तो क्या रसायनों का उपयोग भी बायोडाइवर्सिटी को हार्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? 100% है। सबसे खतरनाक पॉइंट, आप सिर्फ और सिर्फ ये देख लो, 1992 में कितने आपको वॉल्चर दिख रहे हैं, कितने गिद्ध दिख रहे हैं? 2007 की बात बता रहा हूं, 31, और अब तो शायद है ही नहीं। मतलब ये नंबर जो तेजी से डिक्रीज हुआ है, इसका सिर्फ एक रीजन है, सिर्फ एक रीजन है, और वो एक दवा है जिसका नाम है डाइक्लोफेनेक सोडियम। ये दरअसल में दर्द निवारक दवा है। दर्द निवारक दवा का मतलब क्या है? जैसे हम लोगों को भी दिक्कत परेशानी होती है जब दर्द होता है बुखार में, तो डॉक्टर देखना जो इंजेक्शन भर के लगाता है वोबेरॉन का, उसमें यही होता है डाइक्लोफेनेक सोडियम। लेकिन हम लोगों में बहुत कम अमाउंट होता है। जानवरों को हमसे लगभग लगभग 10-15 गुना ज्यादा डाइक्लोफेनेक सोडियम लगता है। और एक बात याद रखना हमेशा, जानवर जनरली बीमार नहीं पड़ता, लेकिन जानवर जब बीमार पड़ता है मतलब समझ लेना वो उसका लास्ट टाइम है। तो 90% केसेस में जब जानवर बीमार पड़ता है अपने जीवन के अंतिम समय में, तो बताओ उसको पेन होगा कि नहीं होगा? पेन होगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर क्या लगाएगा उसको? और कुछ इसके जस्ट बाद में मान लो जानवर मर गया, 90% जानवर अपने जीवन के एंड पॉइंट पे बीमार होते हैं और मर जाते हैं। अब बताओ उनको क्या लगाया गया है? डाइक्लोफेनेक सोडियम। ये डाइक्लोफेनेक सोडियम उनके शरीर के अंदर कहां जाएगा? मसल्स के ब्लड में मिला रहेगा। अब इस जानवर को यदि जला देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम इनको क्या करते? गांव से बाहर फेंक आते हैं। अब बताओ गांव से बाहर फेंक आते हैं, वहीं कौन मिलेगा आपको?
क्या करेंगे, ये मांस नोचेंगे। उस मांस में ब्लड भी है कि नहीं है, तो ब्लड में जो डाइक्लोफेनेक सोडियम है वो मांस के जरिए किनके बॉडी के अंदर गया। जितना पॉइजनस हमारे लिए Hg है, जितना पॉइजनस हमारे लिए लेड है, इसकी 0.1% मात्रा भी अगर हमारे सिस्टम में चली जाए, ओरल सिस्टम में, तो हमारी तो क्या बोलते हैं, एसी की तेसी हो सकती है। बिल्कुल वैसे ही या इससे 10 गुना ज्यादा खतरनाक है ये चीज। डाइक्लोफेनेक सोडियम का 0.1 ग्राम या 0.1 ml भी यदि इनके अंदर चला जाएगा तो सिर्फ 30 डेज और तड़प तड़प के मरेंगे ये, इसलिए निपट गए सब। तो अब देखो इस इमेज में ये जानवर मरा पड़ा हुआ है, तो ये कह रहा मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा, मैं आ रहा मैं आ रहा मैं आ रहा। कुछ समय बाद ये जानवर मरा पड़ा है, तो ये वाला कह रहा है कि तुम पहले जाओ। सिंपल सी चीज। तो बताओ कौन सी दवा ने निपटा दिया है इनको, डाइक्लोफेनेक सोडियम। अपन सब निपटेंगे 60-70 में, क्योंकि 4G रेडिएशन ने इतनी छोटी सी गौरैया को निपटाया है। 4G रेडिएशन मतलब जो अभी चल रहा है, अभी तो 4G LTE चल रहा है, मतलब लगभग 5 साल पहले 4G चल रहा था। जियो 4G लेकर आया, तो जियो ने 4G लेकर आया। तो 4G में क्या होता है, अच्छा 4G फिर LTE और 5G में क्या होता है, कुछ नहीं होता, रेडियो वेव होती है। तो यदि 4G में रेडियो वेव ये है, इतना डिफरेंस है, तो 4G LTE में ये डिफरेंस थोड़ा कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, और 5G में ये जो है और कम हो जाएगा, 6G में और कम हो जाएगा। मतलब जितनी ज्यादा रेडियो वेव कैसी होती चलेंगी, डेंस होती चलेंगी, उतना बेहतर जो है आपकी ICT होती चलेगी। अब सुनो मुद्दे की चीज जो बतानी थी। 4G ने जब इनको निपटा दिया है तो निश्चित रूप में आगे जो है रेडियो वेव कॉम्पैक्ट होती चलेंगी, तो फिर हमारे आपके जैसे जो छोटे छोटे जो जीव है वो भी निपटने शुरू हो जाएंगे। अब इससे घाटा क्या हुआ गौरैया के जाने से, आपने फूड चेन का नाम पढ़ा, खाद्य श्रृंखला। अब बताओ खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि हर एक जो जीव होता है वो किसी ना किसी दूसरे जीव के लिए फूड मटेरियल होता है। याद रखना खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल का मेन मोटिव यही है कि हर एक जीव दूसरे जीव के लिए सिर्फ और सिर्फ ये है, सिर्फ और सिर्फ ये है। मतलब कोई आपसे पूछे कि फूड चेन की औकात बताओ, तो आप एक वर्ड में बोल सकते हो खाना। अब बताओ अगर ये नहीं रहेंगी तो जो इसको भोजन के रूप में न्यूट्रिशन के रूप में लेंगे वो रहेंगे क्या? अरे हाँ या ना। मतलब मोबाइल टावरों ने किनकी समाप्त कर दिया है, इनको समाप्त कर दिया है। तो इनको समाप्त कर दिया है मतलब किस चेन में दिक्कत और परेशानी आनी शुरू हो गई, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा बायोडायवर्सिटी लॉस से फूड चेन कैसे अफेक्ट होती है, तो आपको सिर्फ ये एग्जांपल याद रखना, एकदम सिंपल सा, कि सर इनके जाने से जो इनको खाने वाले थे वो क्या खाएंगे फिर, तो निश्चित रूप में फूड चेन इस तरह से डिस्टर्ब हो गए। लास्ट टाइम भी बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूं। सबसे पहली ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी है ये बताना। सबसे पहली परजीनी फसल ये है GM कॉटन। सबसे पहली ट्रांसजेनिक क्रॉप लेकिन फूड वाली GM कह रहा हूं यार, BT कॉटन और BT ब्रिंजल। और गोल्डन राइस सुना होगा, MP गवर्नमेंट ने किसको परमिशन दी है, GM मस्टर्ड को। ये सभी की सभी याद रखना कौन सी फसलें कहलाती हैं, ये कहलाती है परजीनी फसलें। यही को कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मतलब परजीनी फसलें। अब परजीनी फसलों से क्या दिक्कत है, सिंपल सी चीज, आपके घर में चाचा की बेटी आती है या आपके घर में मामा की बेटी आती है तो वो ज्यादा तवज्जो पाती है, और आपके पापा मम्मी की औलादें गरीब और असहाय महसूस करती हैं अपने को,
क्योंकि जनरली हमारे घरों में जब चाचा की बेटी आएगी या मामा की बेटी आएगी तो हमारे फादर मदर उसी की तारीफ करेंगे, देखो कितना अच्छा पढ़ती है, कितना अच्छा। एक बात हमेशा याद रखना, बाहर से जब भी कोई सोर्स आता है तो हमारे इंटरनली सोर्स को वो हार्म पहुंचाता है। ये उसूल रहा लाइफ का। बाहर से जब भी कोई चीज आएंगी तो हमारे अंदर की चीजों को वो दिक्कत परेशानी में पैदा करेंगी। तो बताओ हिंदुस्तान में कौन से पौधे उगते थे? हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप कौन सी थी? चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का। लेकिन जब से ये फसलें उगनी शुरू हुई इनके साथ, कौन सी फसलें? एक वर्ड में बोलो कौन सी फसलें? जीएम फसलें जो हैं ये ज्यादा न्यूट्रिशन लेती हैं, ये ज्यादा खाना लेती हैं और ये ज्यादा पानी लेती हैं। क्यों पानी लेती हैं? क्योंकि कहां से आई हैं? वेस्टर्न कल्चर से आई हैं। तो वेस्टर्न कल्चर से आई हैं तो इनको इंडियन कल्चर में अडॉप्ट होने के लिए ये शर्त है। इसलिए जैसे चाचा मामा की लड़की आती है तो नाश्ता आस्ता तैयार हो जाता है, फटाफट बनने लगता है। ये वो चीज है, वो रियलिटी है लाइफ की। ये फसलें इंडियन क्लाइमेट में यदि इनको आना है तो पहली शर्त पूरा करनी होगी कि इनको ज्यादा से ज्यादा खाना देना होगा, ज्यादा से ज्यादा पानी देना होगा। अब बताओ ये ज्यादा से ज्यादा खाना, ज्यादा से ज्यादा पानी रियल में किसके हिस्से का था? ट्रेडिशनल क्रॉप के हिस्से का था। तो इनका खाना पानी यदि ये चूस लेंगी तो ये क्या हो जाएंगी? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ने इंडियन ट्रेडिशन वाली क्रॉप को निपटा के रख दिया। और मेरे को एक बात बताओ, ये वर्ड जो लिखा ना मानवता, ये है। हिंदुस्तान की 60% जनसंख्या जो है वो क्या करती है? कृषि। और कृषि के जरिए ही जो अनाज मिलता है वो पूरे देश को सप्लाई होता है। तो अगर ये फसलें ही ना रहेंगी तो फिर देश को क्या खाक अनाज सप्लाई करोगे? और देश को अनाज नहीं मिलेगा, इसका मतलब भूखमरी, इसका मतलब है चोरी, इसका मतलब है लूटपाट, मतलब ये चीज खत्म। बताओ कहां से स्टार्ट हो रही है ये चीज? जब भी आप वेस्टर्न कल्चर की या जब भी आप दूसरी आउटर स्पीसीज की फसलों को लाओगे, इंडियन क्लाइमेट में ग्रो कराओगे, है ना, इंडियन क्लाइमेट की फसलों के साथ में इनको ग्रो कराओगे, तो ये जो बाहर से आई फसलें ये ज्यादा न्यूट्रिशन लेंगी, ज्यादा खाना पानी लेंगी, खुद का नंबर बढ़ाएंगी, लेकिन इनके नंबर को हार्म कर देंगी या इनके नंबर को कम कर देंगी। तो इसी वजह से गवर्नमेंट जो है बहुत सोच समझकर इनको परमिशन दे रही है। जैसे साल 1996 से बीटी बैंगन, बीटी कॉटन यूएसए में यूज होना शुरू हो गए थे। 2000 से ब्रिटेन में, चाइना में, जापान में यूज होना शुरू हो गए थे। इंडिया में टाइम क्यों लगा इनको? इंडिया में इसलिए टाइम लगा क्योंकि ये वाला रीजन इंडियन विशेषज्ञों को पता था, एग्रीकल्चर लोग जो हैं उनको पता था कि जब भी वेस्टर्न ब्रांड इंडियन ब्रांड के साथ में मर्ज होगा तो हमेशा इनको न्यूट्रिशन ज्यादा लगेगा, और जब न्यूट्रिशन ज्यादा लगेगा तो इनका न्यूट्रिशन होगा। जैसे बताओ यूकेलिप्टस ने क्या किया है? क्यों बोलते हैं पर्यावरण का आतंकी वृक्ष? यूकेलिप्टस को, जो कि वेस्टर्न कल्चर का ब्रांड है, उसको इंडियन पौधों के बीच में लगाया गया। उसने भी बिल्कुल यही किया कि जो इंडियन ब्रांड के जो पेड़ पौधे थे उनका जो न्यूट्रिशन था, उनका जो खाना पानी था, वो इसने छीन लिया। तो जब यूकेलिप्टस ने छीन लिया खाना पानी तो बेचारे ये तो मर जाएंगे। तो ये सच्चाई है, ये आप याद रखना। जब भी वेस्टर्न ब्रांड को आप इंडियन ब्रांड के साथ यूज करोगे तो वेस्टर्न ब्रांड अपने को प्रमोट करने के चक्कर में इंडियन ब्रांड को निपटा ही देगी। मतलब इसी वजह से जीएम फसलें भी, बताओ कौन सी जैव विविधता को हानि पहुंचा रही है, किसको ग्रो नहीं होने दे रही है, किसके नंबर को कम कर रही है? प्लांट। ये हो गया। और अब लास्ट में ये, क्या डाइवर्सिटी को कम करने के लिए सिर्फ इंसान की गतिविधियां ही उत्तरदायी हैं? नेचर का कोई रोल नहीं है बायोडाइवर्सिटी को कम करने के लिए? तो याद रखना, बाढ़, भूकंप, सुनामी, जंगलों में आग लग जाना। बताओ जंगलों में आग लग गई तो कौन सी डाइवर्सिटी कम हुई? पेड़ पौधे जल गए, तो पेड़ पौधे जल गए मतलब पादप जैव विविधता कम हुई। और पेड़ पौधे जल गए तो एक पेड़ पौधा जल गया तो उस पर डिपेंडेंट कितनी जातियां मर जाएंगी? 15। मतलब कौन सी विविधता भी कम हुई? जंतु जैव विविधता भी कम हुई। तो ये आपको याद रखना है कि नेचर भी बायोडाइवर्सिटी का नंबर कम करने में इस तरह से हेल्प करती है।
मतलब नेचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बायोडाइवर्सिटी को बीच बीच में कम करना। लेकिन एक बात याद रखना, नेचर ये तभी करती है जब प्रकृति का संतुलन, बताओ, सीमित होता है कि असंतुलित होता है। मतलब जब नेचर असंतुलित होती है तभी वो इस तरह की घटनाएं लाती है। मतलब बाढ़, भूकंप, सुनामी, तो जिससे बायोडाइवर्सिटी नंबर कम होगा, प्लांट एनिमल का नंबर कम होगा, और कुछ समय बाद फिर से वो कुछ समय बाद इनके नंबर को ग्रेजुअली तेजी से बढ़ाती है। जैसे जिस ब्राजील में 2019 में आग लगी थी, 2019 में ब्राजील में आग लगी थी और आपने एक इमेज देखा होगा, एक opossum पेड़ पे लटका था, वो जल गया उसी से। 2023 में उसी जंगल में लगभग लगभग 17 प्रकार के नए जीव पैदा हुए हैं। ये सिर्फ नेचर ही कर सकता है और कुछ नहीं। तो नेचर की खासियत है कि नेचर जो है अपने आप को तभी इस तरह का ड्रामेटिक चेंज लाएगा, नेचुरल डिजास्टर लाएगा, जब वो असंतुलित होगा, और असंतुलित होने के बाद में कुछ समय बाद धीरे धीरे जब संतुलित होंगे तो इस तरह से चीजें भी आएंगी कि एक से एक जो 17 नई वैरायटी है एनिमल और प्लांट्स की वो देखने को मिली है। और यहाँ हमारा ये सेशन जो है ये हो जाता है क्लोज, या ये लास्ट है, इसके बारे में कल देख लेंगे, नए सिरे से यहाँ से शुरुआत करेंगे।